विश्व के प्राचीनतम भूभागों में गोंडवाना लैंड का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। यह माना जाता है कि गोंडवाना गोंड जनजाति की भूमि रही है। भारत में गोंड साम्राज्य इतिहास में उल्लेखनीय स्थान रखता है, जिसमें संग्राम सिंह और रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा आज भी गाई जाती है। संभवतः भारतवर्ष की गोंड जनजाति ही एकमात्र जनजाति है जिसने अन्य राजे रजवाड़ों की तरह भारत के मध्य प्रांत में अपना राजवंश चलाकर गुप्त काल से ब्रिटिश काल तक शासन चलाया। मुगलों और फिर अंग्रेजों के दमन से इनका साम्राज्य अस्त हुआ और इसके बाद ये जनजाति पहाड़ों और जंगलों में सिमट गई। स्वभावतः ही जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित झारखंड भी इनकी शरणस्थली बना। वो डरे सहमे थे, दबे कुचले थे, लेकिन उनके भीतर अपनी जाति का गौरव उसी तरह विद्यमान था और थी अपनी जातिगत परंपराओं और आस्थाओं पर गहरी श्रद्धा, जो आज भी विद्यमान है। समय के साथ हर चीज में बदलाव स्वाभाविक है। यही कारण है कि जनजातीय समाज में भी काफी बदलाव आया। चूंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जनजाति समाज के लोग मुख्य धारा से काफी पीछे हैं, सरकार भी उनके जीवन स्तर में बदलाव की पुरजोर कोशिश करती रही है। इसलिए अधिकतर जनजातियों में आज नई चीजों का प्रचलन हो गया है और वो अब अपनी पारंपरिक मान्यताओं और आस्थाओं को छोड़कर नई चीजों को अपनाने लगे हैं। परंतु किसी समय समृद्धि की उच्चतर सीमा को छूने वाली गोंड जनजाति अपनी परंपराओं और आस्था पर आज भी काफी संजीदा है। इनकी इस दृढ़ता का पता मात्र एक परंपरा से चल जाता है कि ये आज भी अपनी पाकशाला यानी रसोई को ही देवालय मानते हैं। घर की कोई भी स्त्री बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं कर सकती। रसोई घर के हमें देवता मानिल और नहाय धोवाई के आविल और नहाय से कुआं से साफ पानी भी आनिल और गोबर से हमें रसोई घर के लिपिल और उसके बाद में हल्दी पानी छीटकर हमें मन रसोई घर में आई जोड़िला और भात बनाइला। इस तरह की दुरूह और कष्टकारी रीति रिवाजों ने ही इस जनजाति को इस तरह गढ़ा है कि वो हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाकर अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हुए हैं। देश के अन्य भागों में पाए जाने वाली गोंड जनजाति की अपनी गोंडी भाषा है, जो द्रविड़ समुदाय की भाषा मानी जाती है और वो बोलचाल में उसका ही प्रयोग करते हैं। लेकिन झारखंड में निवास करने वाली गोंड जनजाति गोंडी के कुछ विशिष्ट शब्द ही उपयोग करती है। आपसी वार्तालाप के लिए वो सादरी अथवा नागपुरी बोली का प्रयोग करते हैं। गोंड समाज झारखंड में बसे हुए हैं और यही का भाषा क्षेत्रीय जो भाषा है उसी को अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी में से छिटफुट शब्दों में कुछ कुछ गोंडी भाषा को बोलते भी हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में इनकी संख्या 53,676 के आसपास थी, जिनमें से ज्यादातर भाग गुमला, सिमडेगा और सरायकेला जिले में निवास करती है। वैसे इनकी कुछ संख्या अन्य जिलों में भी है। आवास की दृष्टि से इनका फैलाव पहाड़ों, तराइयों और मैदानी भाग तक है। ये आमतौर पर कृषक होते हैं। पशुपालन भी इनके जीवन का एक हिस्सा है। इनके घर किसी खास शैली में बने नहीं होते। स्थान के अनुरूप सामग्री का प्रयोग कर घर बना लेते हैं। प्रायः इनके घरों में खिड़कियां नहीं होती। हालांकि अब तरक्की पसंद लोग खिड़कियां बनाने लगे हैं। वो घरों को पवित्र और सुरक्षित रखने में विश्वास करते हैं।
गोंड जनजाति अपने बच्चों का जन्म घर में ही कराना पसंद करती है। बच्चे का जन्म इनके लिए आनंद का अवसर होता है। लड़के या लड़की के जन्म से इस आनंद में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें भेद मानना इनकी परंपरा में नहीं है। बच्चे का जन्म गांव की ही किसी अनुभवी महिला की देखरेख में संपन्न होता है। जन्म के समय कुछ दिलचस्प क्रियाएं की जाती हैं, जैसे 24 घंटे दीपक और अग्नि जलाना, दरवाजे पर कांटा रखना और गर्भनाल को चुपके से जमीन में गाड़ना आदि। जन्म के बाद 5 दिन तक घर आंगन अशुद्ध माना जाता है, जिसकी छठे दिन साफ सफाई कर हल्दी युक्त पानी यानी तपावन से शुद्धि की जाती है। जच्चा बच्चा को इसी दिन नहलाया जाता है। जच्चे को 21 से 30 दिन तक घर के कामों से दूर रखा जाता है। छठी संस्कार में नाना पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। प्रायः 1 माह के बाद नामकरण, दांत आने पर मुंह जूठी और कंछेदी संस्कार भी किए जाते हैं। तिल और चावल से कुल मिलान करते हैं। जैसे कि उसका दादा का ये नाम है तो उसका उतारा के आधार पर उसका नाम का चयन किया जाता है और मिलता है, तब जाके हम लोग मानते हैं कि सही में स्कूल का या इस परिवार का ही लड़का का नाम ये होना चाहिए। ऐसे नाम करके हम लोग उसको नामकरण किया जाता है। इसके उपरांत आता है विवाह संस्कार। गोंड विवाह को अनिवार्य मानते हैं, क्योंकि इससे ही जीवन पूर्ण होता है। विवाह अपनी जाति में लेकिन गोत्र से अलग किया जाता है। सगोत्रीय तथा अंतर जातीय विवाह सर्वथा वर्जित है। गोंड समाज में शादी व्यवस्था के तहत सगोत्रीय विवाह का वर्जित है। अगर सगोत्रीय नहीं है और अगर उसका देवता एक ही है तो भी शादी नहीं होगा। अर्थात वो देवकुल को मानते हैं। विवाह के कई प्रकार इनके बीच प्रचलित हैं। पहला दोनों परिवार के सहमति से शादी, दूसरा गोलट शादी, तीसरा घर जमाई शादी, चौथा ढुकू शादी और पांचवा डोइलहेरा शादी। वैवाहिक पद्धति सामान्यतः हिंदुओं की वैवाहिक रीति जैसी ही होती है, लेकिन यहां लड़के वालों को बधू मूल्य चुकाना पड़ता है। गोंड स्त्रियों को गहनों का खूब शौक होता है। हालांकि वो महंगी धातु की ही हो ये आवश्यक नहीं। वो फूलों से भी श्रृंगार कर लेती हैं। ये गोदना भी गुदवाती हैं। विवाह का अवसर उत्सव का होता है और गोंड इसमें रमे हुए दिखलाई देते हैं। वो विवाह के समय लड़की का घर हो या वापसी के बाद लड़के का, दोनों ही जगह खिलाना पिलाना और नाच गाना खूब होता है। पर्व त्योहार और उत्सवों में गोंड खुलकर शामिल होते हैं, परंतु उनका मुख्य त्योहार फसल को लेकर ही होता है। अपने मुख्य देवता, जिन्हें वो बड़ा देव या ठाकुर देव कहते हैं, उनकी वार्षिक पूजा उनके लिए सबसे खास अवसर होता है। सृष्टिकर्ता माय बाप के हमरे मन याद करिल, उमन के हमें देव पितर मैन ही, और हमें उमन कर पहले घर में अपन रसवा रूम में वो हमर बड़ा देव कर सेवा करिल। जे आज हमरे पूजा कर ली आसन पेड़ कर नीचे, वो 3 साल में हमें करिल, वह देवता मन कर यादगारी करे के लिए।
गोंड समुदाय की एक सशक्त सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक समस्या हो या पारिवारिक मामले, इनका निपटारा वो पंचायत में ही करना अच्छा समझते हैं। आज भी गोंड जनजाति जड़ी बूटी से इलाज में विश्वास रखती है। पुरखा खान ले मोए 2000 जड़ी बेटी आन के कोई के जंगल से आन के मोए देहाती में 2000 करके मैं बुखार मन के, जर मन के, हागा मन के, बथा मन के बनात हूँ और तने माने गोड़ टूटल मन के हो बांधत हूँ। अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए स्थानीय हाट बाजार जाना पसंद करते हैं। मृत्यु जीवन का सत्य है और गोंड इसे स्वीकार करते हैं। मृत्यु होने पर घंटा बजाकर सूचना दी जाती है। ये जनजाति भूत प्रेत और पुनर्जन्म में विश्वास रखती है, अतः मृत्यु की सभी क्रियाओं में खास सावधानी बरती जाती है। कई तरह के टोटके भी किए जाते हैं। गोंड परिवार और बिरादरी के एकत्रित होने के पश्चात मसनी में दफनाते या दाह संस्कार करते हैं। 3 दिन के शोक के बाद घर को साफ सुथरा किया जाता है और पारिवारिक भोज होता है, जिसकी पहली आहुति मृत आत्मा को दी जाती है। 10वें दिन आत्मा की शांति के लिए महिलाएं प्रार्थना करती हैं और कब्र या दाह स्थल पर लावा तथा चावल अर्पित करती हैं। महिलाएं जो है उनकी आत्मा को ले करके यहाँ पर आए और उनको पूरा स्वागत सत्कार के साथ में यहाँ पर फिर पूजा किया गया और उसे जो है मैंने बूढ़ा देव के रूप में हमारे देवी देवताओं के साथ में उनको स्थान दे दिया गया है और उसकी अब पूजा भी होगी और जब जब पूर्वजों को याद किया जाएगा तो उनकी भी पूजा होगी। और हमारे पूजा पद्धति में ही है कि हम अपने सर्वशक्तिमान जो बड़ा देव हैं उनको भी हम लोग याद करते हैं और बूढ़ा देव जो है उनको भी याद करते हैं। कुछ समय के बाद मृतक की स्मृति में पत्थर रख दिया जाता है। गोंड एक धर्मभीरू जनजाति है जो अपनी परंपराओं के पालन में दृढ़ है और इसने अपनी जनजातीय पहचान को अक्षुण्ण रखा है। समृद्ध विरासत के बावजूद अपने जनजातीय मूल्यों को संजोकर रखने में गोंड जनजाति बहुत समर्थ और सफल दिखलाई देती है और इसने अपनी परंपराओं को एक थाती के रूप में संजो कर रखा है, जो अन्य जनजातियों के लिए भी अनुकरणीय प्रतीत होता है।